बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछले ऑडियो में पढ़ाया था, ईथर के अंतर्गत अभिक्रिया चल रही थी कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन के कारण अभिक्रिया। तो उसमें मैंने आपको पीछे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया पढ़ाया था। तो आज हम आपका तीसरी अभिक्रिया लेंगे। हमारी तीसरी अभिक्रिया है HI के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? HI के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों, जब हम HI के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह अभिक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। तो जब बच्चों हम ईथर की क्रिया HI के साथ कराते हैं तो यह अभिक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। एक हमारा होता है ठंडे में अभिक्रिया, अब दूसरा हमारा होता है बी पार्ट गर्म अवस्था में अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया दो ढंगों से होती है, एक ठंडे में होती है, गर्म में होती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे बच्चों कि जब हम ईथर की क्रिया ठंडे में कराते हैं, जब ईथर की क्रिया हम ठंडे HI से कराते हैं, जब हम अभिक्रिया को इस अभिक्रिया के अंतर्गत ईथर को लेते हैं, ईथर की क्रिया HI के साथ कराते हैं और ठंडे में कराते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना कि एल्किल आयोडाइड बनता है एक अणु और एक अणु एल्कोहल बनता है। और जब यही क्रिया हम बच्चों ईथर की क्रिया HI के साथ कराते हैं और गर्म अवस्था में कराते हैं बच्चों, तो बात ध्यान रखना हमारी अभिक्रिया होती है और एक अणु क्या हमारे पास एल्किल आयोडाइड के ही अणु प्राप्त होते हैं और जल प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त नहीं होता। तो इस बात को हम लिख के आपको दिखा दें कि जब हम ईथर ROR की क्रिया HI के साथ कराते हैं और ठंडे में कराते हैं तब क्रिया ठंडे में होती है तो एक अणु एल्किल आयोडाइड बनता है और एक अणु हमारा एल्कोहल बनता है। तो एक अणु हमारा एल्कोहल बनता है और एक अणु हमारा एल्किल आयोडाइड बनता है। जब हम ईथर की क्रिया HI के साथ कराते हैं, तो जब हम ईथर की क्रिया HI के साथ कराते हैं ठंडे में, तो हमारा एल्किल आयोडाइड बनता है एक अणु और एक अणु एल्कोहल बनता है। दूसरी बात बी पार्ट हम कर रहे हैं बच्चों कि अगर हम ईथर की क्रिया यदि ROR की क्रिया हम HI के साथ कराते हैं, लेकिन किस अवस्था में कराते हैं? गर्म अवस्था में कराते हैं। गर्म अवस्था में जब ईथर की क्रिया हम कराते हैं, ईथर की क्रिया जब हम HI के साथ कराते हैं गर्म अवस्था में, तो हमारा सिर्फ एल्किल आयोडाइड ही बनता है, अर्थात दो अणु एल्किल आयोडाइड बन जाता है और हमारा जल बन जाता है, H2O बन जाता है। अर्थात हमारा क्या बनता है? एल्किल आयोडाइड बनता है और साथ में जल बनता है। तो यही बात बच्चों आप ध्यान रखेंगे, यही मेन मतलब है कि यदि हम ईथर की क्रिया HI के साथ कराते हैं ठंडे में, तो एक अणु एल्किल आयोडाइड बनता है और एक अणु एल्कोहल बनता है। लेकिन जब हम ईथर की क्रिया HI के साथ कराते हैं गर्म अवस्था में, तो दो अणु एल्किल आयोडाइड बनता है और जल बनता है। इस बात को भली भांति याद रखिएगा। और ये रासायनिक अभिक्रिया ऐसे ही संपन्न होती है जैसे मैंने आपको लिखा है। ईथर की क्रिया HI के साथ ठंडे में तो एक अणु एल्किल आयोडाइड एक अणु एल्कोहल, और ईथर की क्रिया HI के साथ गर्म में अवस्था में कराएंगे तो दो अणु एल्किल आयोडाइड बनेगा और जल बनेगा। तो ये रासायनिक अभिक्रिया ईथर की क्रिया जब HI के साथ कराते हैं तो इसी प्रकार से हमारा अभिक्रिया संपन्न होता है। इस बात को भली भांति से याद रखिएगा। तो हम इतना रखे हैं बच्चों, इसको आप वीडियो को पॉज करके यहीं पर अभिक्रिया को लिख लेंगे। अब बच्चों कुछ बातें हम आपको और बता दें। जैसे यह अभिक्रिया हम HI के साथ ही नहीं, हम क्या HCl के साथ
क्या HBr के साथ नहीं करा सकते? तो करा सकते हैं बच्चों। HCl के साथ भी यह अभिक्रिया करा सकते हैं और HBr के साथ भी यह अभिक्रिया हम करा सकते हैं, लेकिन अन्य हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता कम होती है, इसलिए हम HI के साथ ही कराते हैं। तो अगर देखा जाए क्रियाशीलता का क्रम देखा जाए तो हाइड्रोजन हैलाइड में क्रियाशीलता का क्रम HI की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है, उससे कम HCl की उससे कम HBr की क्रियाशीलता होती है और सबसे कम HCl की क्रियाशीलता होती है बच्चों। तो HI की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, उससे कम HBr की क्रियाशीलता, उससे कम HCl की क्रियाशीलता। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको लिखा है अभी बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, इस अभिक्रिया में आप HI के स्थान पर HBr या HCl भी लेकर के कर सकते हो। लेकिन जब HBr लेंगे बच्चों, HBr से कराएंगे तो ईथर की क्रिया जब HBr से कराएंगे ठंडे में, तो एक अणु एल्किल ब्रोमाइड बनेगा और एक अणु जल बनेगा। और यदि बच्चों ईथर की क्रिया HI के साथ कराएंगे गर्म अवस्था में, तो दो अणु एल्किल ब्रोमाइड बनेगा और जल बनेगा बच्चों। और यदि हम अगली बात बच्चों बता दें कि यदि हम ईथर की क्रिया HCl से कराएं, ईथर की क्रिया HI के स्थान पर HCl रखें, तो ईथर की क्रिया हम जब HCl से कराएंगे ठंडे में, तो एक अणु एल्किल क्लोराइड बनेगा और एक अणु एल्कोहल बनेगा। और यदि हम ईथर की क्रिया HI के साथ ईथर की क्रिया HI के साथ न करा के ईथर की क्रिया HCl के साथ कराएं, तो ईथर की क्रिया जब HCl के साथ कराएंगे बच्चों गर्म अवस्था में, तो दो अणु एल्किल क्लोराइड बनेगा और एक अणु जल बनेगा। तो इस बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, हमने सारी बात बता दिया। HCl HBr के साथ भी अभिक्रिया बता दिया, आप चाहे HBr के साथ कराइएगा चाहे HCl के साथ कराइएगा अभिक्रिया होगी, लेकिन अभिक्रिया का दर इस तरीके से चलता है। HI की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है, उससे कम HBr, उससे कम HCl, इसलिए मैंने HI के साथ अभिक्रिया हेडिंग डाला है और ठंडे अवस्था में और गर्म अवस्था में आपको बताया है। तो इस अभिक्रिया को आप ऐसे हम दिखा रहे हैं, इसको पॉज करके आप अभिक्रिया को लिख लीजिएगा। अब इस रासायनिक अभिक्रिया का हम उदाहरण आपको बता दें कुछ, इसका उदाहरण भी जान लीजिए, हम लिख के आपको दिखा दे रहे हैं उदाहरण। तो हमारा पहला उदाहरण होगा बच्चों, जैसे हमारे पास हमको डाई एथिल ईथर पढ़ना है, तो पहले हम डाई एथिल ईथर लेंगे। तो अगर हम डाई एथिल ईथर लें बच्चों, तो हमारा पहला एग्जाम्पल होगा C2H5O C2H5 धन HI से क्रिया करेगा, ठंडे में करेगा, तो क्या बनेगा बच्चों? ठंडे में करेगा तो एक अणु हमारा एथिल आयोडाइड बनेगा और एक अणु हमारा एथिल एल्कोहल बनेगा। तो ये हमारा है एथिल एल्कोहल और ये है हमारा एथिल आयोडाइड और ये है बच्चों हमारा डाई एथिल ईथर। तो मैंने अब क्रिया लिख दिया। यदि हम डाई एथिल ईथर की क्रिया HI से कराएंगे ठंडे में, तो एक अणु एथिल आयोडाइड एक अणु एथिल एल्कोहल बनेगा। लेकिन यही क्रिया यदि हम C2H5O C2H5 की क्रिया HI से कराएंगे, लेकिन गर्म अवस्था में कराएंगे बच्चों, गर्म में कराएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें दो अणु एथिल आयोडाइड प्राप्त होगा, C2H5I प्राप्त होगा और एक अणु क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा। यही बात मैंने पीछे आपको समझाया है। तो दो अणु हमें क्या प्राप्त होगा? दो अणु हमें प्राप्त होगा एथिल आयोडाइड प्राप्त होगा और एक अणु हमें जल प्राप्त होगा। किसकी क्रिया? हम जो है डाई एथिल की क्रिया, डाई एथिल ईथर की क्रिया HI से कराएंगे गर्म अवस्था में, तो दो अणु एथिल आयोडाइड और एक अणु जल मिलेगा। तो देखिए बच्चों, अब क्रिया को
यहाँ वीडियो पॉज करेंगे तो अभिक्रिया को देखकर लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। तो हमारे पास डाई एथिल ईथर की क्रिया, डाई एथिल ईथर की क्रिया अगर हम HI के साथ कराते हैं ठंडे में तो एथिल आयोडाइड बनेगा एक अणु, और एक अणु एथिल एल्कोहल बनेगा। और यदि हम डाई एथिल ईथर की क्रिया HI के साथ कराएंगे गर्म अवस्था में तो हमारा 2 अणु एथिल आयोडाइड बनेगा और एक अणु जल बनेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे बच्चों, हमने आपको बता दिया। इस प्रकार से यदि हम अभिक्रिया कराएं और एक आप उदाहरण लें, जैसे हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं डाई मेथिल ईथर CH3O CH3, इस उदाहरण ले रहे हैं डाई मेथिल ईथर। तो डाई मेथिल ईथर की क्रिया अगर हम कराएं ठंडे में कराएं बच्चों, ठंडे में कराएं तो क्या मिलेगा हमें, CH3I धन CH3OH, तो एक अणु मिलेगा मेथिल एल्कोहल और एक अणु मिलेगा मेथिल आयोडाइड। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, जब हम डाई मेथिल ईथर की क्रिया ठंडे में कराएंगे तो एक अणु मेथिल आयोडाइड मिलेगा और एक अणु मेथिल एल्कोहल मिलेगा। तो बच्चों इस अभिक्रिया को पॉज करके आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। और यदि हम गर्म में कराएं, इसकी अभिक्रिया गर्म में कराएं, गर्म अवस्था में कराएं तो बच्चों जगह नहीं है, हम आगे लिखेंगे इसको मिटा करके। तो यहां पर आप वीडियो को पॉज करेंगे तो अभिक्रिया को लिख सकते हैं। फिर हम गर्म अवस्था की अभिक्रिया आगे लिख रहे हैं, तो इसको हम बच्चों मिटा दे रहे हैं, आगे अभिक्रिया लिखेंगे अब। तो अगर हम अभिक्रिया यहां लिखेंगे CH3OCH3 CH3OCH3, इसका नाम है डाई मेथिल ईथर। तो इसकी क्रिया जब हम HI के साथ कराएंगे बच्चों, गर्म अवस्था में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 अणु CH3I मेथिल आयोडाइड मिलेगा और एक अणु जल मिलेगा। तो हमारे पास गर्म अवस्था में कराएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, मेथिल आयोडाइड मिलेगा, और ठंडे में कराएंगे तो एक अणु मेथिल आयोडाइड और एक अणु मेथेनॉल मिलेगा। तो मैंने ये बच्चों आपको अभिक्रिया बता दिया कि जब हम ईथर की क्रिया HI के साथ कराएंगे, तो जब ईथर की क्रिया HI के साथ कराएंगे तो ठंडे में अवस्था में कराएंगे तो क्या बनेगा, और गर्म अवस्था में कराएंगे तो अब क्या बनेगा, हमने दोनों बातें आपको बता दिया। अब इसकी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है बच्चों, तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया में SN1 और SN2 की क्रिया विधि होती है। इस अभिक्रिया में क्रिया विधि कौन होगी, तो क्रिया विधि में हमारा होगा SN1 की क्रिया विधि, नाभिक स्नेही एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 की क्रिया विधि होगा, या SN2 की क्रिया विधि होगी। तो SN1 की क्रिया विधि कहां होगी, तो SN1 की क्रिया विधि टर्सरी ईथर में SN1 की क्रिया, देखिए हमारे पास SN1 और SN2 की क्रिया विधि होती है। तो SN1 की क्रिया विधि कहां अधिक होगा, तो SN1 की क्रिया टर्सरी ईथर में सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी ईथर में, उससे कम प्राइमरी ईथर में होगा। और SN2 की क्रिया कहां अधिक होगी बच्चों, तो SN1 की क्रिया क्या होगी, टर्सरी ईथर में सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम 1 डिग्री ईथर में। और SN2 की क्रिया कहां होगी, तो SN2 की क्रिया सबसे ज्यादा 1 डिग्री ईथर में होगा। SN2 की क्रिया कहां होगा, SN2 की क्रिया 1 डिग्री ईथर में सबसे ज्यादा होगा,
उससे कम 2 डिग्री ईथर में होगा और उससे कम हमारे पास 3 डिग्री ईथर में पाया जाएगा। तो रासायनिक क्रियाशीलता है। इसकी क्रिया विधि मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था, यहां भी बता दिया कि SN1 की क्रिया सबसे ज्यादा टर्सरी ईथर में और उसके बाद सेकेंडरी में, उसके बाद प्राइमरी में, और SN2 की क्रिया 1 डिग्री में ज्यादा होगा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री ईथर में होगा। तो SN1 की क्रिया विधि, और आपको मालूम है क्रिया विधि कैसे होती है। तो SN1 की क्रिया विधि 2 पदों में होती है, कार्बोधनायन बनता है, उसके बाद तब उत्पाद बनता है। और SN2 की क्रिया विधि होती है एक ही पद में संक्रमण अवस्था से होकर जाता है। यह बात मैंने आपको पढ़ाया है, तो उसी की भांति अवक्रिया होगी। और ईथर के केस में बात ध्यान रखेंगे कि ईथर के केस में एक पद बढ़ेगा, क्योंकि यहां ईथर के केस में पहले प्रोटनीकरण होता है, उसके बाद तब SN1 और SN2 चलता है। तो उस बात को भी मैं आपको समझा दूं। तो ईथर की क्रिया विधि, SN1 की क्रिया विधि और SN2 की क्रिया विधि मैं आपको समझा दूं, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो पहले हम आपको SN2 की क्रिया विधि समझा दे रहे हैं। नाभिक स्नेही द्विअणु प्रतिस्थापन अवक्रिया। SN2 का मतलब क्या है? नाभिक स्नेही द्विअणु प्रतिस्थापन अवक्रिया। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास HI है यह वियोजित होगा H धनायन में और यह I ऋणायन में। तो I ऋणायन हमारा न्यूक्लियोफाइल्स बनाएगा और यह प्रोटॉन इलेक्ट्रोफाइल्स बनेगा। तो सबसे पहले SN2 की क्रिया विधि होने से पहले ईथर का प्रोटनीकरण होगा। तो पहले क्या होगा हमारा? पहले हमारा ईथर का प्रोटनीकरण होगा। ईथर का प्रोटनीकरण होगा। तो SN2 की क्रिया किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो SN2 की क्रिया सबसे ज्यादा प्राइमरी ईथर में पाया जाएगा। तो एक प्राइमरी ईथर का उदाहरण हम लेते हैं ROR। ये प्राइमरी ईथर है, 1 डिग्री ईथर है। तो इस 1 डिग्री ईथर का सबसे पहले क्या होगा? प्रोटनीकरण होगा, प्रोटॉन आएगा। तो ये ऑक्सीजन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटॉन को दान करके, मतलब प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा और प्रोटनीकरण कर लेगा। और प्रोटनीकरण करने के बाद प्रोटोनेटेड ईथर का निर्माण कर देगा, ROR। और ये H और एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा और इसके ऊपर धन चार्ज आ जाएगा। तो इसका नाम होगा प्रोटोनेटेड ईथर। तो ईथर के केस में बच्चों SN2 की क्रिया संपन्न होने से पहले ईथर का प्रोटनीकरण होता है। जब ईथर का प्रोटनीकरण हो जाएगा तो पहले ईथर प्रोटोनेटेड ईथर बना लेगा। अब SN2 की क्रिया प्रोटोनेटेड ईथर से हमारा चलेगा। तो जगह की कमी है, तो बच्चों इतना मैंने आपको दिखा रहा है, इसको वीडियो को पॉज करके इतना हमने जो लिखा है इसको लिख लीजिएगा। इसके आगे दूसरे पद की अवक्रिया जो एक ही पद में होगी SN2 की क्रिया, उसे हम समझाएंगे। तो हम अब इसको क्या कर रहे हैं? मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे SN2 की क्रिया। तो हमारे पास SN2 की क्रिया में जो दूसरे पद में होगा, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा? जो हमारे पास I निगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स है यह प्रोटोनेटेड ईथर के एल्किल समूह पर तेजी से आक्रमण करता है। तो हमारा I निगेटिव क्या करता है? बहुत ही तेजी से प्रोटोनेटेड ईथर के एल्किल समूह पर, ये हमारा प्रोटोनेटेड ईथर है। ये कौन सा ईथर है? हमारा प्रोटोनेटेड ईथर है। प्रोटोनेटेड ईथर है और ये I निगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो हमारा है बहुत तेजी से प्रोटोनेटेड ईथर के एल्किल समूह पर आक्रमण करता है, बहुत ही फास्ट आक्रमण करता है। और आक्रमण करने के बाद संकरण अवस्था का निर्माण कर देता है। संकरण अवस्था कैसे बनती है? I निगेटिव धीरे 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 R के साथ बंध बनाता है और R का बंध O के साथ धीरे धीरे टूटता है। तो ये हमारे पास ये संकरण अवस्था ऐसे बनती है।
तो यहाँ आई निगेटिव और एल्किल के बीच में बंध बनता है, लेकिन यहाँ आर एल्किल समूह और ओ के बीच में बंध जो है टूटता है। यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, बॉन्ड मेकिंग होता है। तो बच्चों हमने आपको पढ़ाया है कि जब बंध बनने की दर और बंध टूटने की दर दोनों पर रासायनिक अभिक्रिया निर्भर करता है, तो वहां SN2 की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ बंध बनने की दर और बंध टूटने की दर पर ही अभिक्रिया निर्भर कर रही है। तो यहाँ धीरे धीरे स्लो गति से, स्लो स्टेप ही अभिक्रिया को डिटरमाइन करता है। धीमा पद ही अभिक्रिया का निर्धारण करता है, अभिक्रिया के वेग का निर्धारण धीमा पद करता है। तो स्लो स्थिति में क्या हो रहा है, धीरे धीरे बंध बन रहा है और धीरे धीरे बंध टूट रहा है, इसलिए SN2 की क्रियाविधि होगी। और संकर्ण अवस्था के बाद धीरे धीरे जब ये I निगेटिव और R के बीच में बंध बन जाएगा तो हमारा RI उत्पाद एल्किल आयोडाइड उत्पाद बन जाएगा। और दूसरा अणु जैसे ही बंध यहां टूटेगा तो हमारा दूसरा अणु ROH एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा, ये एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो ये हमारी अभिक्रिया SN2 की अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी और उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। तो बच्चों हमारा ये है ईथर में HI की अभिक्रिया जो हम करा रहे हैं उसकी SN2 की क्रियाविधि है। तो ये हमारा दूसरे पद की क्रियाविधि है। इसको पॉज करके वीडियो आप नोट कर लीजिएगा। तो SN2 की क्रियाविधि आपकी संपन्न हो जाएगी। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं बच्चों। इसके बाद हम आपका लेंगे SN1 की क्रियाविधि। तो SN1 की क्रियाविधि कैसे चलती है, तो SN1 की क्रियाविधि दो पदों में चलती है बच्चों। तो दो पदों में अभिक्रिया कैसी चलती है, तो दो पद में SN2 की क्रियाविधि क्या उससे चलेगी। तो यहाँ एक पद तो निश्चित रहेगा, क्योंकि ईथर के केस में पहले ईथर का प्रोटोनीकरण होगा। ईथर के केस में पहले हमारा ईथर का प्रोटोनीकरण होगा, उसके बाद तब SN1 की क्रियाविधि चलेगी। और SN1 की क्रियाविधि दो पदों में होगी। पहले कार्बोधनायन का निर्माण होगा पहले पद में और दूसरे पद में उत्पाद का निर्माण होगा। तो ठीक है बच्चों, SN1 की क्रियाविधि हम आपको समझा दें। तो SN1 की क्रियाविधि सबसे ज्यादा कहां होती है, तो SN1 की क्रियाविधि सबसे ज्यादा टर्सरी ईथर में होगा। तो एक हम टर्सरी ईथर ले लेते हैं जिसका नाम है CH3COCH3। ये हमारा नाम है टर्सरी ब्यूटिल फिर मेथिल ईथर। तो टर्सरी ब्यूटिल मेथिल ईथर की क्रिया हम HI के साथ कराएंगे। तो हमारे पास क्या उत्पाद बनेगा, तो हमारे पास उत्पाद बनेगा बच्चों टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड बनेगा। टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड उत्पाद बनेगा और एक अणु हमारा उत्पाद बनेगा CH3OH मेथिनाल बनेगा। तो हमारे पास टर्सरी ब्यूटिल मेथिल ईथर में SN1 की क्रिया होगी। तो टर्सरी ब्यूटिल मेथिल ईथर का मैंने उदाहरण लिया और HI के साथ अभिक्रिया कराया। तो हमारे पास उत्पाद क्या बनेगा, टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड उत्पाद बनेगा और मेथिनाल बनेगा। यह अभिक्रिया हमारा ठंडे में होगी। तो इसकी क्रियाविधि कैसे चलेगी, तो वही सबसे पहले हमारा क्या होगा, सबसे पहले प्रोटोनेटेड अब ईथर होगा। तो हमारे पास जो HI है ये वियोजित हो जाएगा H धनायन में और I निगेटिव में, जो न्यूक्लियोफाइल का निर्माण कर लेगा। तो पहले पद में अभिक्रिया क्या होगी, पहले पद में प्रोटोनीकरण होगा। सबसे पहले पद में क्या होगा, सबसे पहले पद में ईथर का प्रोटोनीकरण होगा। सबसे पहले ईथर का प्रोटोनीकरण होगा और यही पद हमारा ईथर में बढ़ रहा है कि पहले ईथर का प्रोटोनीकरण हो जाएगा, उसके बाद SN1 की क्रियाविधि दो पद की संपन्न होगी। तो ईथर का जब हम प्रोटोनीकरण करेंगे तो हमारे पास जो टर्सरी ब्यूटिल मेथिल ईथर है CH3 का होल थ्राइज CO
CH3 जो हमारे पास है टर्सरी ब्यूटिल मेथिल ईथर है, तो यहां पर प्रोटॉन आता है और प्रोटोनीकरण हो जाएगा, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और हमारा CH3 का होल थ्राइस C फिर O फिर CH3 और यहाँ O पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन रहेगा और यहाँ एक धन चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा प्रोटोनेटेड टर्सरी ब्यूटिल मेथिल ईथर। तो इस प्रकार से हमारे पास ये देखिए SN1 की अवक्रिया के अंतर्गत ऐसी अवक्रिया, मैंने अवक्रिया पहले लिख दिया और फिर HI H धनायन और I निगेटिव में टूट जाएगा और पहले पद में ईथर का प्रोटोनीकरण होगा। तो टर्सरी ब्यूटिल मेथिल ईथर जो हमारे पास है ये प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा, एकाकी ऑक्सीजन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटॉन को देकर बंध बना लेगा, यहां पर ऐसे बंध बन जाएगा, उपसंयोजी बंध बन जाएगा और ये प्रोटोनेटेड ईथर हो जाएगा। अब प्रोटोनेटेड ईथर हो जाएगा तो इसके बाद हमारे SN1 की क्रियाविधि चलेगी। तो SN1 की क्रियाविधि दो पदों में होती, तो हम यहां पर ऊपर से दिखा दे रहे हैं आपको, वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा इतना, फिर इसके आगे हम आपको इसको मिटा के लिख रहे हैं तो आगे वाला भी समझिएगा और फिर आगे वाला भी लिख लीजिएगा। तो हमारे पास अब दूसरे पद में क्या होगा, SN1 का जो अवक्रिया चल रहा है तो दूसरे पद में क्या होगा, तो दूसरे पद में पहले कार्बोधनायन का निर्माण होता है। क्या होता है, कार्बोधनायन का निर्माण होता है। तो कार्बोधनायन का निर्माण कैसे होता है, जो प्रोटोनेटेड ईथर है, तो प्रोटोनेटेड ईथर बहुत ही अस्थायी होता है। तो प्रोटोनेटेड ईथर जो हमारा बहुत ही अस्थायी होता है, तो पहले वहां से एल्कोहल उसमें से बाहर निकल जाता है धीरे धीरे और कार्बोधनायन का निर्माण हो जाता है। जैसे हमारे पास ये टर्सरी ब्यूटिल मेथिल प्रोटोनेटेड ईथर है, CH3 का होल थ्राइस C और फिर O, फिर ये हमारे पास CH3 AH और ये हमारे पास प्रोटोनेटेड ईथर है। तो इस प्रोटोनेटेड ईथर से हमारा सबसे पहले क्या होता है, धीरे धीरे ये क्योंकि अस्थायी होता है तो ये बंध का विदलन यहां हो जाता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बंध का विदलन हो जाता है और जैसे ही बंध का विदलन होता है तो हमारा CH3 का होल थ्राइज C धन और हमारे पास CH3OH हमारे पास अर्थात मेथेनॉल और हमारा ये टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन मध्यवर्ती का निर्माण हो जाता है। तो दूसरे पद में क्या होता है, दूसरे पद में यहां से प्रोटोनेटेड ईथर से मेथिल एल्कोहल बाहर निकल जाता है और टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन मध्यवर्ती का निर्माण हो जाता है और अब क्रिया धीमी गति से होती है, इसलिए SN1 की क्रियाविधि होती है और SN1 क्रियाविधि यहां संपन्न होती है। तो हमारा दूसरे पद की क्रिया है, इस जो मैंने आपको समझाया है और लिखा भी है, तो वीडियो को पॉज करके यहां पर आप जो है इस अवक्रिया को लिख लीजिएगा। अब हम इसको मिटा देंगे, इसके आगे हम तीसरे पद की अवक्रिया को लिखेंगे और समझाएंगे। तो हमारे पास तीसरे पद में क्या होगा, तो तीसरे पद में हमारे पास बच्चों क्या होगा, तीसरे पद में हमारा जो कार्बोकैटायंस बना हुआ है ये CH3 का होल थ्राइस C कार्बोकैटायन जो टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन है, ये इस पर हमारा I निगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स आता है, बहुत तेजी से आक्रमण करता है। तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल्स I निगेटिव है ये टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायंस पर बहुत तेजी से फास्ट से आक्रमण करके टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड CH3 का होल थ्राइस C और I,
इसका नाम क्या है? टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड का निर्माण कर देता है। तो हमारा तीसरे पद में अवक्रिया संपन्न हो जाती है और उत्पाद हमारा प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा कौन सी अवक्रिया है? ये SN2 की क्रिया विधि है। तो चाहे SN1 की क्रिया विधि हो, चाहे SN2 की क्रिया विधि हो, हमने आपको लिख करके SN1 की क्रिया विधि और SN2 की क्रिया विधि समझा दिया। पहले भी हम समझाए थे, ईथर के केस में भी मैंने आपको क्रिया विधि SN1 SN2 की क्रिया विधि मैंने नाम लिया, तो उसको भी मैंने आपको समझा दिया। इस प्रकार से ईथर की क्रिया HI के साथ कराएंगे तो क्या उसका इंपॉर्टेंस है, कैसे अवक्रिया संपन्न होगी, क्या उत्पाद बनेगा, ठंडे अवस्था में क्या उत्पाद बनेगा, गर्म अवस्था में क्या उत्पाद बनेगा, दोनों के बारे में मैंने आपको समझा दिया और उसकी क्रिया विधि भी समझा दिया। तो हमारा बस इतना ही, HI के साथ अवक्रिया हमारा संपन्न होता है। ईथर की क्रिया HI के साथ जो अवक्रिया हमारा तीसरा स्टार्ट किए थे वो अवक्रिया हमारी संपन्न होती है। इसको आप अच्छे से सुनिए और दोहराइएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हम अवक्रिया लेंगे ईथर की, चौथी अवक्रिया लेंगे ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन की। ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन की हमारी जो चौथी अवक्रिया होगी, वो चौथी अवक्रिया हम ले रहे हैं PCl5 से अवक्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अवक्रिया। तो जब हम ईथर की क्रिया उच्च ताप पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमारा एल्किल क्लोराइड बनता है और फास्फोरिल क्लोराइड बनता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत ही सरल है। यदि हम ईथर की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ उच्च ताप पर कराते हैं तो हमारा एल्किल क्लोराइड उत्पाद बनता है और फास्फोरिल क्लोराइड उत्पाद बनता है। जैसे हम यहां आपको लिख के दिखा दें कि हमारा ROR ये हमारा ईथर है। अब ईथर की क्रिया हम PCl5 के साथ करा रहे हैं, उच्च ताप पर करा रहे हैं, तो हमारे पास क्या उत्पाद बनेगा? 2 अणु RCl एल्किल क्लोराइड बनेगा और POCl3 बनेगा। तो हमारे पास ये किसका नाम है? यह नाम है हमारा फास्फोरिल क्लोराइड, PHOS PH फास्फोरिल RYL फास्फोरिल क्लोराइड। और ये हमारा क्या बनेगा? 2 अणु एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। तो 2 अणु एल्किल क्लोराइड और फास्फोरिल क्लोराइड बनता है जब हम किससे अवक्रिया कराते हैं? PCl5। जिसका नाम क्या है? फास्फोरस PHOS PH फास्फोरस ROUS फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र है PCl5 और ये ईथर का सूत्र है। तो ROR ईथर की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से कराते हैं उच्च ताप पर, तो हमारा एल्किल क्लोराइड बनता है और 2 अणु एल्किल क्लोराइड बनता है और 1 अणु हमारा फास्फोरिल क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। तो जैसे हमने आप यहां पर अब ये अवक्रिया आप देखिए, यहां पोज करके वीडियो को पोज करके अवक्रिया लिख लीजिएगा। ऐसे ही अवक्रिया ईथर की अवक्रिया ऐसे ही चलती है। जब हम ईथर की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो उच्च ताप पर तो एल्किल क्लोराइड और फास्फोरिल क्लोराइड बनता है और ऐसे ही होता है। तो वीडियो पोज करके लिख लीजिएगा। और इसका हम 1-2 उदाहरण आपके सामने लिख रहे हैं, तो उदाहरण हम लिखेंगे। जैसे हमको डाई एथिल ईथर पढ़ना है, तो अगर हम डाई एथिल ईथर ले रहे हैं C2H5OC2H5, ये हमारा डाई एथिल ईथर है। अब इसकी क्रिया हम करा रहे हैं PCl5 से, तो PCl5 के साथ गर्म करेंगे यदि हम उच्च ताप पर
तो क्या बनेगा, हमारे पास दो अणु बनेगा C2H5Cl, दो अणु बनेगा, और एक अणु बनेगा POCl3। तो हमारे पास ये क्या बना, ये बना हमारे पास दो अणु एथिल क्लोराइड बना, और ये क्या बना, फास्फोरिल क्लोराइड बना, PHOSPHORYL फास्फोरिल क्लोराइड। तो हमारे पास क्या बनता है, हम डाई एथिल ईथर की क्रिया जब PCl5 से कराते हैं उच्च ताप पर, तो दो अणु एथिल क्लोराइड और एक अणु फास्फोरिल क्लोराइड बनता है। ऐसे ही यदि हम क्रिया मेथिल क्लोराइड डाई मेथिल ईथर की क्रिया कराएं, ये दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं, हमारा पहला उदाहरण है, तो हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं CH3 की क्रिया हम PCl5 से कराएं, तो हमारा है डाई मेथिल ईथर। अब डाई मेथिल ईथर की क्रिया हम PCl5 से कराएं उच्च ताप पर, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा दो अणु मेथिल क्लोराइड प्राप्त होगा, दो अणु CH3Cl प्राप्त होगा, और एक अणु POCl3 प्राप्त होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मेथिल क्लोराइड, और ये हमारे पास है फास्फोरिल क्लोराइड PHORYL क्लोराइड। तो हमारे पास अगर हम डाई मेथिल ईथर की क्रिया PCl5 से कराएंगे, दो अणु मेथिल क्लोराइड प्राप्त होगा और फास्फोरिल क्लोराइड प्राप्त होगा, और यदि डाई एथिल ईथर की क्रिया PCl5 से कराएंगे उच्च ताप पर, तो हमें डाई एथिल क्लोराइड प्राप्त होगा, दो अणु और फास्फोरिल क्लोराइड प्राप्त होगा। तो ये अवक्रिया हमारा PCl5 से अवक्रिया का दो उदाहरण है जो मैंने आपको लिखकर दिखाया। वीडियो को पॉज करके इस उदाहरण को, दोनों उदाहरण को, डाई एथिल ईथर के उदाहरण को, डाई मेथिल ईथर के उदाहरण को आप लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम पांचवी अवक्रिया लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन बंध की पांचवी अवक्रिया हम लेंगे। कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन के अंतर्गत हमारा ये चल रहा है रासायनिक गुण। तो ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन के अंतर्गत हमारी पांचवी अवक्रिया होगी, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, आज भी बता रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन की ये पांचवी रासायनिक अवक्रिया के अंतर्गत हम ले रहे हैं एसीटल क्लोराइड से अवक्रिया। किससे, एसीटल क्लोराइड। तो एसीटल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CH3COCl। एसीटल क्लोराइड का सूत्र है, एसीटल क्लोराइड का सूत्र है CH3COCl से अवक्रिया। तो हमारा हेडिंग क्या होगा, हमारा हेडिंग होगा एसीटल क्लोराइड CH3COCl के साथ अवक्रिया। तो बच्चों ध्यान से सुनिए इस अवक्रिया का पहले इंट्रोडक्शन। तो जब हम ईथर को निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड अथवा निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एसीटल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, तब एक अणु एल्किल क्लोराइड बनता है और एक अणु एस्टर का निर्माण होता है। तो एक अणु एस्टर का निर्माण होता है और एक अणु एथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। तो बच्चों ध्यान से सुनिए इस बात को, निर्जल जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में अथवा निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब ईथर की क्रिया एसीटल क्लोराइड से कराई जाती है, तो एक अणु एस्टर बनता है और एक अणु एल्किल क्लोराइड बनता है। जैसे यहां पर बच्चों देखिए सुनिए, अब क्रिया को लिख के हम दिखाएं। देखिए ROR ईथर है। अब इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, इसकी क्रिया हम कराएंगे CH3COCl से कराएंगे। तो जब हम इसकी अवक्रिया CH3COCl एसीटल क्लोराइड, ये हमारा है एसीटल क्लोराइड है, और ये हमारा ईथर है। तो जब हम ईथर से क्रिया कराते हैं तो CH3CO हमारा इस RO से ऐसे मिल करके गर्म करेंगे निर्जल AlCl3 अथवा जिंक क्लोराइड के उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनेगा, तो जितना मैंने घेरा है देखिए CH3COOR,
CH3COOR, तो हमारे पास क्या बनेगा CH3CO फिर O फिर R बनेगा, तो ये तो हमारा एस्टर हो जाएगा। और क्या बचा, अब यहाँ R बचा और ये Cl बचा, तो दूसरा अणु बनेगा RCl, तो ये तो हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया एल्किल क्लोराइड हो गया और ये हमारा एस्टर हो गया। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब हम ईथर की क्रिया एसिटल क्लोराइड से कराते हैं निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के उपस्थिति में अथवा जिंक क्लोराइड के उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 अथवा जिंक क्लोराइड ZnCl2 की उपस्थिति में जब हम ईथर की क्रिया एसिटल क्लोराइड से कराते हैं, तो एक अणु एस्टर और एक अणु एल्किल क्लोराइड बनता है। कैसे बनता है मैंने आपको अभिक्रिया लिख के दिखा दिया। तो इस अभिक्रिया को आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और अभिक्रिया को लिख लेंगे। अब इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण में हमने क्या पढ़ा है, हमको उदाहरण में क्या पढ़ना है, डाई एथिल ईथर पढ़ना है। तो एक हम डाई एथिल ईथर का उदाहरण लिखकर आपको दिखा रहे हैं। तो पहले ये जगह कम है तो आप इसको वीडियो को पॉज करेंगे, इतना अभिक्रिया लिख लेंगे, फिर उदाहरण हम आपको आगे लिख रहे हैं तो उसको लिखिएगा। अब उदाहरण देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास एक उदाहरण है डाई एथिल ईथर उदाहरण है। तो डाई एथिल ईथर का क्या सूत्र होता है, C2H5O C2H5, ये उदाहरण है डाई एथिल ईथर ये हमारा है। अब इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, इसकी क्रिया हम कराएंगे CH3COCl जिसका नाम है एसिटल क्लोराइड। अब एसिटल क्लोराइड से इसकी अभिक्रिया कराएंगे, किसके उपस्थिति में कराएंगे, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अथवा ZnCl2 के उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं। तो डाई एथिल ईथर की क्रिया एसिटल क्लोराइड से कराते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अथवा ZnCl2 की उपस्थिति में। तो डाई एथिल ईथर की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा यही CH3CO। देखिए इतना हमारे पास, ये इतना आपस में मिल जाएगा तो क्या बनाएगा CH3CO फिर O के बाद CH3CO, तो हमारे पास ये होगा CH3CO फिर O और फिर हमारे पास C2H5, ये तो हमारे एस्टर बन जाएगा। और ये बचा हमारा C2H5 और इधर बचा Cl, तो हमारे पास क्या हो जाएगा C2H5Cl। तो ये किसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा एथिल क्लोराइड। ये एथिल क्लोराइड बन जाएगा बच्चों। और इधर वाला हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारा एस्टर बनेगा। इस एस्टर का क्या नाम होगा, तो इधर भी हमारे पास CH3C है, इधर भी हमारे पास C2H5 है, तो इसका नाम होगा एथिल एथेनोएट। इसका यूपीएससी नाम होगा एथिल, इसका यूपीएससी नाम होगा एथिल एथेनोएट। तो हमारे पास एथिल एथेनोएट एस्टर का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, जब हम डाई एथिल ईथर की क्रिया जब एसिटल क्लोराइड से कराते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अथवा ZnCl2 की उपस्थिति में, तो हमारा एस्टर का निर्माण हो जाता है। कौन से एस्टर का निर्माण होता है, एथिल एथेनोएट एस्टर बनता है। और एक अणु हमारा एथिल क्लोराइड C2H5Cl एथिल क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारा कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन के अंतर्गत ये रासायनिक अभिक्रिया है, 5वीं रासायनिक अभिक्रिया है जो मैंने एसिटल क्लोराइड से करा के आपको दिखाया। अब इसके बाद हम कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन अभिक्रिया के अंतर्गत हम 6वीं रासायनिक अभिक्रिया लेकर आपको समझाएंगे। तो 6वीं रासायनिक अभिक्रिया भी आपको लिखकर दिखा दे रहे हैं, उसको भी आप देख लीजिए कैसे होगा। तो 6वीं रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हम लेते हैं ईथर की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक
एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड, हाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या है बच्चों? तो एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र है CH3 CO फिर O फिर CO फिर CH3। ये हमारा सूत्र है एसिटिक एनहाइड्राइड का। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से अवक्रिया कराएंगे। तो किससे अवक्रिया कराएंगे? ईथर की। ईथर की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे। तो ये भी बहुत ही सरल है बच्चों, बहुत ही आसान है। इसकी भी क्रिया हम निर्जल AlCl3 निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड अथवा जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में जब ईथर की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो केवल एस्टर ही बनता है, केवल एस्टर ही बनेगा, यहां क्लोराइड नहीं बनेगा, सिर्फ एस्टर का निर्माण होता है। तो इसका एक उदाहरण हम लेते हैं बच्चों, हमें डाई एथिल ईथर पढ़ना है। तो डाई एथिल ईथर का उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास है C2H5O C2H5। तो हमारे पास ये है अवक्रिया है डाई एथिल ईथर उदाहरण है। और हम लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र है CH3 CO फिर O फिर CO फिर CH3। ये एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया हम कराएंगे डाई एथिल ईथर से। किसके उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में या ZnCl2 की उपस्थिति में जब अवक्रिया कराते हैं, डाई एथिल ईथर की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो सिर्फ क्या बनता है बच्चों? सिर्फ एस्टर का निर्माण होता है। वो कैसे एस्टर बनता है? यहां से देखिए CH3CO हमारा O C2H5 से मिलता है। तो जितना मैंने घेरा है उसको मिलाकर क्या होगा हमारा सूत्र? CH3CO फिर O फिर C2H5। ये क्या बना? ये बना एस्टर बना। अब क्या बचा है बच्चों? अब हमारे पास बचा है CH3COO। तो यहां क्या बचा है? CH3COO बचा है और यहां C2H5 बचा है। तो दूसरा भी अणु हमारे पास क्या बनेगा? CH3COO C2H5। तो ये भी तो एस्टर ही है। जो सूत्र ये है, जो सूत्र ये है वही सूत्र ये है, दोनों एस्टर ही है। तो हमारे पास ध्यान से बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब हम ईथर की क्रिया, डाई एथिल ईथर की क्रिया या किसी भी ईथर की क्रिया जब एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो केवल एस्टर का निर्माण होता है। जैसे हमने डाई एथिल ईथर की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराया है तो 2 अणु एस्टर बना है। इस एस्टर अणु का IUPAC नाम होगा, इस दोनों एस्टर का IUPAC नाम होगा। क्योंकि दोनों का सूत्र समान है इसलिए दोनों का नाम भी समान होगा। तो इस एस्टर का IUPAC नाम होगा एथेनोएट। इस दोनों एस्टर का IUPAC नाम है एथिल एथेनोएट, क्योंकि दोनों का सूत्र समान है। तो बच्चों इस प्रकार हम कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन अवक्रिया के अंतर्गत ईथर की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। तो जब ईथर की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो हमारे पास एस्टर का निर्माण होता है। और वो कैसे अवक्रिया होती है उस अवक्रिया को मैंने यहां पर लिखा है और आपको समझाया है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब ये रासायनिक अवक्रिया आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इस रासायनिक अवक्रिया को लिख लीजिएगा। तो ये अवक्रिया हमारा हो गया, 6वीं रासायनिक अवक्रिया हो गई। अब इसके बाद हम 7वीं रासायनिक अवक्रिया लेंगे, कार्बन ऑक्सीजन अवक्रिया। ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन के अंतर्गत ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन की अवक्रिया चल रही है। तो ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन अवक्रिया के अंतर्गत हम 7वीं रासायनिक अवक्रिया लेंगे, निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण अवक्रिया कैसे होगी उसके बारे में हम आपको समझा दें। तो
तो हमारे पास सातवां रासायनिक अवक्रिया होगा सातवीं रासायनिक अवक्रिया है 7 नंबर पे निर्जलीकरण। निर्जलीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो ईथर का डिहाइड्रेशन कैसे होता है? ईथर का डिहाइड्रेशन बहुत ही आसान है। जब हम ईथर की वाष्प को तप्त एल्यूमिना उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं तब हमारा एल्कीन और जल बनता है। तो जब हम क्या करते हैं, ईथर को तप्त एल्यूमिना उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं तब एल्कीन और जल प्राप्त होता है। तो एल्कीन और जल प्राप्त होता है तो इसे हम ईथर का निर्जलीकरण अवक्रिया कहते हैं। तो ईथर का निर्जलीकरण अवक्रिया में हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास हमको डाई एथिल ईथर पढ़ना है तो डाई एथिल ईथर का सूत्र होगा C2H5 OC2H5 डाई एथिल ईथर। अब इसको हम क्या करेंगे, तप्त एल्यूमिना का सूत्र है Al2O3। तप्त एल्यूमिना पर 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर इस डाई एथिल ईथर, इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाई एथिल ईथर नाम है। अब इसकी वाष्प को, अब डाई एथिल ईथर की वाष्प को तप्त एल्यूमिना Al2O3 पर प्रवाहित करेंगे। 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करते हैं तो सीधा हमें क्या प्राप्त होता है, सीधा हमें एल्कीन प्राप्त होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 दो अणु एल्कीन प्राप्त होगा और फिर हमें जल प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें जल प्राप्त होगा और दो अणु एल्कीन प्राप्त होगा जिसका नाम है एथीन। तो इसको हम कहते हैं ईथर का निर्जलीकरण अवक्रिया। इसे हम क्या कहते हैं, ईथर का निर्जलीकरण अवक्रिया। तो फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। जब ईथर की वाष्प को तप्त एल्यूमिना Al2O3 उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं तब एथीन और जल प्राप्त होता है, एल्कीन और जल प्राप्त होता है। तो इस अवक्रिया को ईथर का निर्जलीकरण अवक्रिया कहते हैं। तो जैसे हमने उदाहरण लिया है कि डाई एथिल ईथर की वाष्प को, किसकी वाष्प को, डाई एथिल ईथर की वाष्प को तप्त एल्यूमिना 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम प्रवाहित करेंगे तो डाई एथिल ईथर में से जल बाहर निकल जाता है और डाई एथिल ईथर का निर्जलीकरण होता है। तो डाई एथिल ईथर का जब निर्जलीकरण होता है, किसका निर्जलीकरण, डाई एथिल ईथर का जब निर्जलीकरण होता है तो एथीन उत्पाद बनता है और जल उत्पाद बनता है। तो इसे हम ईथर का निर्जलीकरण अवक्रिया कहते हैं। अब ईथर में हमारा कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन की रासायनिक अवक्रिया चल रहा है। तो ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन की अवक्रिया के अंतर्गत 8वीं रासायनिक अवक्रिया, जो अंतिम रासायनिक अवक्रिया है, तो हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन के अंतर्गत 8वीं रासायनिक अवक्रिया हमारा अपचयन अवक्रिया है। तो हम 8वीं रासायनिक अवक्रिया हम अपचयन लेते हैं, अपचयन लेते हैं, जिसको हम रिडक्शन कहते हैं अंग्रेजी में, REDUCTION रिडक्शन। तो हम रिडक्शन अवक्रिया बताएंगे। रिडक्शन की परिभाषा आप जानते ही हो। तो ईथर का जब भी अपचयन करेंगे, बात ध्यान रखिएगा, हमने कक्षा 11 में भी पढ़ाया है अपचयन अवक्रिया। यहां भी हम आपको बता दें कि किसी भी अपचायक के उपस्थिति में जब ईथर का अपचयन किया जाता है तो सदैव एल्केन प्राप्त होता है। किसी भी ईथर का, जैसे हमारे पास ROR ईथर है और इसका जब हम अपचयन करेंगे किसी अपचायक के उपस्थिति में तो क्या प्राप्त होगा, सदैव RH प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा और आपका क्या प्राप्त होगा,
एल्केन प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा, H2O प्राप्त होगा। तो किसी भी ईथर का जब हम अपचायकों की उपस्थिति में अपचयन करते हैं तो सदैव एल्केन प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। अब यहां अपचायक हमारे पास अपचायक बहुत से हैं। कौन कौन अपचायक हैं? जैसे हमारे पास लाल फास्फोरस कांक HI है। दूसरा अपचायक है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 है। तीसरा अपचायक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 है। और आगे हमारे पास धातु है, जैसे हमारे पास PT है, PD है, Ni है। ये सब धातु की उपस्थिति में H2 के द्वारा अपचयन। तो इन सब अपचायकों की उपस्थिति में चाहे हमारे पास लाल फास्फोरस HI हो, चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, चाहे धातु और हाइड्रोजन हो, किसी भी अपचायक के उपस्थिति में जब ईथर का अपचयन किया जाता है तो सदैव एल्केन और जल प्राप्त होता है। सदैव क्या प्राप्त होता है? सदैव एल्केन और जल प्राप्त होता है। तो इसे हम ईथर का अपचयन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ईथर का अपचयन कहते हैं। अब इसे ईथर का अपचयन रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको बता दिया। वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिएगा। इसके बाद हम आपको उदाहरण बता दें। तो उदाहरण हम लिखते हैं। अब यहां से उदाहरण भी लिख लीजिएगा बच्चों। तो हमारे पास उदाहरण क्या है? तो उदाहरण देखिए, जैसे हमने ईथर में लिया CH3OCH3 हमने लिया डाई मेथिल ईथर। अब डाई मेथिल ईथर का जब हम अपचयन करेंगे लाल फास्फोरस और कांक HI के द्वारा तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा CH4 प्राप्त होगा, 2 अणु, और क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? मेथेन बनेगा और जल बनेगा। तो जब हम डाई मेथिल ईथर का अपचयन करेंगे तो मेथेन और जल प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम C2H5OC2H5 लेते हैं, डाई एथिल ईथर लेते हैं, तो डाई एथिल ईथर का जब हम अपचयन करेंगे बच्चों, कोई भी अपचायक ले लें, हमने यहां लाल फास्फोरस और HI लिए रखे हैं, तो इसकी जब अपचयन अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2 अणु C2H6 प्राप्त होगा, एथेन प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा। तो यदि हम डाई मेथिल ईथर का अपचयन करेंगे तो मेथेन और जल मिलेगा, और यदि डाई एथिल ईथर का अपचयन करेंगे तो एथेन और जल मिलेगा। तो ये हुआ ईथर का अपचयन अभिक्रिया। तो ईथर में अपचयन अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है बच्चों, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हमारा ईथर का जो रासायनिक गुण चल रहा है, यह ईथर का रासायनिक गुण पार्ट C है। तो पार्ट C का क्या नाम था? कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन की अभिक्रिया। तो मैंने आपको पढ़ाया ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन की अभिक्रिया मैंने आपको बता दिया। अब चौथे प्रकार का रासायनिक गुण D रासायनिक गुण आपको बताएंगे। ईथर में, एरोमेटिक ईथर में वलय प्रतिस्थापन की अभिक्रिया। तो ईथर का रासायनिक गुण पार्ट D, जिसका नाम है एरोमेटिक ईथर में वलय प्रतिस्थापन की अभिक्रिया, ते हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।